हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम लोग बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म पे आके आपके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें हम पूरा सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। जिस सीरीज का हमने आपसे वादा किया था वो सीरीज आज से आपकी प्रारंभ हो रही है और आज आपकी पहली क्लास यहाँ फिजिक्स से स्टार्ट होती है। तो मैं मनीष कुमार आज आपके साथ फिजिक्स को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज साइंस। तो बेसिकली साइंस एक लैटिन भाषा का वर्ड है साइंटिया। क्या है एक वर्ड? साइंटिया। साइंस वर्ड जो है वो साइंटिया से मिलकर बना है और साइंटिया का मीन्स होता है टू नो। क्या होता है? टू नो, यानी जानना या जानने की इच्छा। तो यह साइंस का मीन्स होता है कि किसी विषय के बारे में विशेष रूप से क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। यानी ये डेफिनेशन आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। और दूसरा, अगर साइंस को हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते से विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। और इसका यदि हम संधि विच्छेद करें, दो भागों में डिवाइड करें, तो एक होता है बी, दूसरा होता है ज्ञान। जहां वी का अर्थ होता है विशेष और यहां बी का अर्थ क्रमबद्ध भी होता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी विषय वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना ही क्या है? विज्ञान है। यानी हम कह सकते हैं स्पेसिफिक प्लस सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी स्पेसिफिक प्लस सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड टू साइंस। यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी विषय वस्तु के बारे में स्पेसिफिक मतलब विशेष, सिस्टमैटिक मतलब क्रमबद्ध रूप से ज्ञान अर्जन करना ही क्या है? विज्ञान है। तो सर यहां एक चीज बात आती है कि सर सिस्टमैटिक नॉलेज ही यदि साइंस है तो साइंस और नॉलेज में डिफरेंस क्या है? समझते हैं। अगर मैं बात करूं साइंस और मैं बात करूं नॉलेज, साइंस की अगर बात करें तो साइंस मीन्स होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यानी सत्य की खोज। मतलब जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो आज तक हमारी किताबों में दिया है, वो आज तक तो सत्य है, लेकिन अगले ही पल एक नई खोज होने के बाद वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, और जबकि एक नया सत्य मिल जाएगा हमें। तो साइंस क्या है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी। जबकि नॉलेज क्या है? फीलिंग ऑफ रियलिटी। मतलब ये कि जो खोजा जा चुका है, जिसकी खोज हो चुकी है, उसका जो हम अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो क्या है? नॉलेज। जो सिद्धांत दिए जा चुके हैं, उनको हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या है? नॉलेज। तो ये मेजर डिफरेंस है साइंस और नॉलेज में। साइंस क्या है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यानी सत्य की खोज, जबकि नॉलेज क्या है? फीलिंग ऑफ रियलिटी, यानी सत्य का अनुभव। तो एक मेजर डिफरेंस है ये किसमें? साइंस और नॉलेज में। हम अगर आगे बात करें तो बेसिकली इस साइंस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक पार्ट है रियल साइंस, एक पार्ट है रियल साइंस, जबकि दूसरा पार्ट है स्यूडो साइंस। रियल साइंस मीन्स सत्य विज्ञान, स्यूडो साइंस मीन्स छद्म विज्ञान। मतलब सत्य विज्ञान, यानी इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम अध्ययन करते हैं थ्योरी, सिद्धांत। इसी को क्या कहते हैं? सिद्धांत। सिद्धांत, थ्योरी, नियम, ये सारे किस में अध्ययन करेंगे हम? रियल साइंस में। जबकि स्यूडो साइंस में क्या पढ़ते हैं हम? पैराडिग्म।
पैराडिग्म बोले तो अवधारणा, अवधारणा। क्या कहा मैंने? रियल साइंस में क्या पढ़ते हैं हम? थ्योरी। स्यूडो साइंस में क्या पढ़ते हैं? पैराडिग्म या अवधारणा। सर ये थ्योरी क्या है तो समझते हैं। थ्योरी क्या है? एनी अनचेंज रियलिटी। क्या है? अनचेंज अनचेंज रियलिटी मतलब वह सत्य जो परिवर्तित नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित सत्य। समझते हैं कैसे? मतलब जो आज तक खोजा जा चुका है, जिस चीज आज तक सत्य है, वो चीज स्थान परिवर्तन से, समय परिवर्तन से या व्यक्ति के परिवर्तन से वो चीज चेंज ना हो तो उसे कहेंगे क्या? अनचेंज रियलिटी, यानी रियल साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 1 मीटर है, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो आप पूरे विश्व में कहीं चले जाइए, इक्वल होगा। ना तो समय बदलने पर बदलेगा, ना ही स्थान परिवर्तन होने पर बदलेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें किसमें आएंगी? रियल साइंस में, अनचेंज रियलिटी। जबकि पैराडिग्म में क्या पढ़ते हैं हम? चेंज रियलिटी। चेंज रियलिटी। चेंज रियलिटी मीन्स जिसका स्थान परिवर्तन से, समय परिवर्तन से चेंज हो जाता है, तो उसे कहते हैं पैराडिग्म या अवधारणाएं। वो हम पढ़ते हैं किसमें? स्यूडो साइंस में। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल की बात करें तो आप एक पॉलिसी पढ़ी होगी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये पॉलिसी कुछ देशों के लिए बहुत लाभकारी है। जो विकसित देश हैं उसमें इस पॉलिसी के आधार पर बहुत लाभ होता है, बहुत लाभकारी है। जबकि जो अविकसित देश है उस देश में इस पॉलिसी को लागू करने पर बहुत नुकसान होता है, मतलब ये लाभकारी नहीं है। तो एक स्थान पर क्या है? लाभकारी है, जबकि दूसरे स्थान पर क्या है? हानिकारक है। तो ऐसे ही बहुत से ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिनका स्थान परिवर्तन से या समय परिवर्तन से वो चेंज हो जाती हैं, उनकी रियलिटी यानी उनका सत्य क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, परिवर्तित सत्य कहते हैं जिसको। तो वो पार्ट किसमें आएगा? स्यूडो साइंस में। इसमें क्या पढ़ते हैं? तो इसमें अगर हम बात करें बेसिकली तो आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या इसी को डिटेल में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस या सोशोलॉजी। तो ये सारे पार्ट्स पढ़ते हैं किसमें? स्यूडो साइंस में पढ़ते हैं। जबकि अगर हम बात करें अनचेंज रियलिटी यानी रियल साइंस के पार्ट की बात करें, अनचेंज, तो इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक लिविंग थिंग्स, एक लिविंग थिंग, दूसरा अनलिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स क्या होता है? वो जिनमें जीवन है, सजीव हैं, वो किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? वो जो निर्जीव हैं। तो अगर हम बेसिकली लिविंग थिंग्स की बात करें तो इसमें 2 पार्ट्स आते हैं बेसिकली, जूलॉजी और बॉटनी। हालांकि और भी ब्रांचेस हो सकती है बट ये मेन 2 ब्रांचेस हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जबकि अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में 2 पार्ट बनते हैं आपके, एक मैटर, दूसरा एनर्जी। रियलिटी में देखा जाए तो मैटर और एनर्जी दोनों एक ही स्वरूप है। आपने आइंस्टीन का समीकरण पढ़ा होगा, E = mc², द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। इनके अनुसार क्या कहा गया कि पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा कैसी है? फिक्स है, नियत है। यानी यदि कहीं पर द्रव्यमान कम होता है तो वहां ऊर्जा वृद्धि होती है। अगर मैं इसका एग्जांपल बात करूं तो आप बाइक में पेट्रोल डालते हैं तो क्या होता है? पेट्रोल में क्या है? द्रव्यमान है। कुछ दूरी गाड़ी चलाने के बाद क्या होता है? पेट्रोल खत्म हो जाता है, मतलब द्रव्यमान कम हो जाता है। तो द्रव्यमान किसमें बदलता है? गतिज ऊर्जा में। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए तो द्रव्यमान में कमी हुई तो क्या होगा? ऊर्जा की वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार वास्तव में मैटर क्या है?
पदार्थ है, द्रव्यमान है, ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। तो द्रव्यमान और एनर्जी ये दो पार्ट बेसिकली हैं सेम, लेकिन अलग अलग समझ सकते हैं इसको। तो बात ये आती है जो मैटर क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका, मैटर यानी पदार्थ का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हम केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? जबकि इस मैटर और एनर्जी की इंटर रिलेशन का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं फिजिक्स। क्यों? अगर एक कॉपर रॉड है, केवल कॉपर रॉड है, तो उसमें कोई केमिस्ट्री का टीचर होगा तो यह बताएगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसमें कितनी कक्षाएं होती हैं, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मतलब उसका अध्ययन केमिकल तरीके से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो केवल क्या है, रसायन शास्त्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी तो उसका संबंध क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से, तो अब वो फिजिक्स में पढ़ा जाएगा। फिर क्या पढ़ा जाएगा, इसमें कितनी एम्पियर धारा बह रही है, इसमें के जो सिरों पर कितना पोटेंशियल है, यानी कितना विभव है, तो हम किसमें पढ़ेंगे, फिजिक्स में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टू स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड टू फिजिक्स, या दिस इज कॉल्ड टू फिजिक्स। दोबारा समझिए, इसको नोट कर सकते हैं। टू स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा और पदार्थ या पदार्थ और ऊर्जा के बीच इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिकी कहते हैं। तो ये मैंने आपको साइंस का क्लासिफिकेशन बताया है। अब हम सीधा चलते हैं डायरेक्टली फिजिक्स पर। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, फिजिक्स शब्द कहां से आया है, तो अब हम बेसिकली स्पेशली फिजिक्स टर्म पर चलते हैं और फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें हम क्लास 11 तो 12 के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आगे। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो बेसिकली ये फिजिक्स वर्ड फ्यूसिस वर्ड से मिलकर बना है, और इस फ्यूचर वर्ड का मीन्स होता है नेचर। क्या होता है, नेचर। और इसी को नेचर को क्या कहते हैं, प्रकृति। और इस प्रकृति को ही संस्कृत भाषा में बोला जाता है भौतिक या भौतिकी। भौतिक कहते हैं या भौतिकी कहते हैं। और इसी भौतिक से इस फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी भी कहा जाता है, या भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान। बात समझ में? तो इस प्रकार सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फिजिक्स है वो सर नेचर है? नेचर नहीं, नेचर की स्टडी, यानी हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटना घटित होने का कारण, नियम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास या अपने प्रकृति में, लिखा ना प्रकृति, अपने आसपास वातावरण में घटित घटनाओं के कारण, नियम, सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। या हम क्या कह सकते हैं, टू स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, यानी हमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं का अध्ययन जिस शाखा के अंदर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कितनी ब्रांचेस, यानी क्या क्या पढ़ना है हमें, इसमें कितनी ब्रांचेस हैं, क्या क्या पार्ट्स पढ़ने हैं हमें फिजिक्स में। तो समझते हैं बेसिकली इसका अध्ययन करने के लिए हमें इस फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
एक पार्ट माइक्रोफिजिक्स, दूसरा पार्ट मैक्रोफिजिक्स। तो जैसा कि आपको दिख रहा है माइक्रोफिजिक्स, माइक्रो मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म, बहुत छोटा, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म कणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं? जिनका साइज कितना हो? छोटा हो 1 माइक्रोमीटर से, उसे क्या कहते हैं हम? माइक्रोफिजिक्स। जबकि मैक्रोफिजिक्स किसे कहते हैं? जिसका साइज कितना हो? बड़ा हो 1 माइक्रोमीटर से। दूसरा, इसमें एक कंडीशन और, इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो किससे? c, जहां c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की वेग या प्रकाश का वेग। अगर इसका वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है तो उस कंडीशन में भी हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रोफिजिक्स, या इसको हिंदी में कहते हैं स्थूल विज्ञान, यानी बड़े बड़े क्षेत्र। दूसरा पार्ट, इस माइक्रोफिजिक्स को ही हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। मॉडर्न फिजिक्स मींस आधुनिक विज्ञान। आज के युग में अगर हम देखें फिजिक्स में बहुत सारे नई नई खोजें हो रही हैं, और वो सारी की सारी नई की नई खोजें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, पाई मेसन, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के पे हो रही हैं। जितनी हमारी जो मेमोराइज चिपें होती है, क्या है इसमें? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इसीलिए इसको हम कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी। जबकि मैक्रोफिजिक्स को कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहा जाता है इसको? क्लासिकल फिजिक्स। इसको कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी, मतलब ऐसी फिजिक्स जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, बहुत लंबे समय से उसकी खोज हो चुकी है। मतलब जो बहुत पहले खोज हो चुकी थी वो आज भी हम पढ़ते चले आ रहे हैं। न्यूटन्स के नियम, बल, गति, ये सारी चीजें बहुत पहले खोज हो चुकी थी इनके बारे में। तो इसका अध्ययन किसमें करते हैं हम? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। इसका एक पार्ट और होता है जो मैं ऐसा कह सकते कि इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसका अध्ययन हम एस्ट्रोनॉमी, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम के बारे में करते हैं, जिसको कहते हैं रिलेटिविटी फिजिक्स या रिलेटिविटी फिजिक्स। इसमें क्या होता है? इसमें उनका अध्ययन करते हैं जिनका पार्ट बहुत बड़ा होता है, जैसे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, ब्लैक होल। इसका अध्ययन किसमें करते हैं हम? इसमें। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, इसमें अधिकतम योगदान जो रहा है वो किसका रहा? न्यूटन का। जबकि रिलेटिविटी फिजिक्स पढ़ोगे आप, रिलेटिव फिजिक्स पढ़ोगे तो इसमें जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो दिए किसने? आइंस्टाइन ने। तो इसमें जो आपकी फिजिक्स यूज होती है, मैं लिख दे रहा हूं, रिलेटिविटी या रिलेटिविटिक्स। इसमें आइंस्टाइन के दिए गए सिद्धांत लगते हैं। इसके कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लासिकल फिजिक्स में लग जाते हैं और क्लासिकल के कुछ कॉन्सेप्ट हमारे मॉडर्न फिजिक्स में लग जाते हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ना तो रिलेटिविटी फिजिक्स में या रिलेटिव फिजिक्स में लगते हैं, ना ही रिलेटिविटी फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स में लगते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इस क्लासिकल फिजिक्स को कई पार्ट में डिवाइड किया था, यानी कि इस क्लासिकल फिजिक्स में हमें कई पार्ट्स का अध्ययन करना होता है, जिसमें अगर मैं पहले पार्ट की बात करें तो मैकेनिक्स, यानी यांत्रिकी। इसमें क्या पढ़ते हैं? बल, गति, घर्षण, कार, ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम किसमें? मैकेनिक्स में। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी, मतलब क्या?
ऊष्मा यानी ताप, इसकी गति। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखते हैं कि एक कमरे में यदि हम एक कप चाय भर कर रख दें तो कुछ समय बाद वो ठंडी हो जाती है। यदि उस कमरे में एक कोल्ड ड्रिंक रख दें तो कुछ समय बाद वो गर्म हो जाती है। क्यों? ऊष्मा के गति के कारण। क्यों? क्योंकि चाय से क्या होगा, चाय अधिक गर्म है, इसलिए चाय से ऊष्मा वातावरण चलेगी। और कोल्ड ड्रिंक में क्या होगा, वातावरण अधिक गर्म है कोल्ड ड्रिंक से, इसलिए वातावरण की ऊर्जा कोल्ड ड्रिंक में चली जाती है। यही कारण होता है कि किसी कमरे में रखी हुई चाय ठंडी हो जाती है जबकि कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाती है। तो इसमें पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आवेश, चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम कैसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक में। एक पार्ट और होता है इसमें ऑप्टिक्स। यानी प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, लाइट। अब जब लाइट को पढ़ेंगे तो इसमें हमें लाइट भी दो प्रकार से पढ़नी है, एक रे ऑप्टिक्स, एक बे ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की। इसमें लेंस के बारे में पढ़ना है, दर्पण के बारे में पढ़ना है, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्सर पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़नी है। ये सारे के सारे पार्ट्स में पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स में। इसमें एक पार्ट और होता है ऑक्सीलेशन एंड वेव या वेव्स। दोलन एवं तरंग है। क्या? दोलन एवं तरंग। अब सर ये दोलन एवं तरंगे क्या होती हैं? तो दोलन मैं बता दे रहा हूं। आपने झूला देखा, झूला आगे पीछे, ये क्या होता है, दोलन होता है। या जब दोलन जो है छोटे छोटे हो जाते तो उसे कहते हैं कंपन कहते हैं। या आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी हो, उसमें घड़ी में क्या होता है, नीचे एक पेंडुलम ऐसे ऐसे हिलता रहता है, तो क्या है, दोलन। और वही दोलनों से क्या उत्पन्न होती है, तरंगें। यदि मान लीजिए कहीं पर कोई तालाब में पानी स्थिर है, बह नहीं रहा, स्थिर है, उसमें जाकर और एक पत्थर मारते हैं तो उसमें से लहर सी आके उठती है, तो क्या है, वो तरंग है। या आप किसी रस्सी को एक कुंदे से बांध के उसमें इस तरीके से अगर फोर्स लगाते हैं, इस तरीके से ऐसे करते हैं, तो उसमें इस तरीके से ऐसे ऐसे, यानी ऐसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे लहर उठते हैं, तो ये क्या है, तरंग है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, यानी दोलन एवं तरंग। तो इस क्लासिकल फिजिक्स में मेजर पार्ट ये हैं, कुछ और भी पार्ट है, लेकिन ये वो मेजर पार्ट है जो हमें क्लास 11th या 12th में डिस्कस करने हैं। अभी मैं बताऊंगा इसमें कौन से आपको 11th में पढ़ना है जबकि कौन से आपको 12th में पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं फिजिक्स में। इस मॉडर्न फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्वांटम फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। और इस क्वांटम फिजिक्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक न्यूक्लियर फिजिक्स एक एटॉमिक फिजिक्स। क्या? एक न्यूक्लियर फिजिक्स, एक एटॉमिक फिजिक्स, यानी नाभिकीय भौतिकी और परमाणु भौतिकी। अब इसे परमाणु भौतिकी में क्या पढ़ते हैं, यानी परमाणु क्या है, किस चीज से मिलकर बना है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से फोर्स लगते हैं, ये सारा अध्ययन किसमें करेंगे हम, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, नाभिकीय भौतिकी, यानी परमाणु का जो नाभिक होता है उस नाभिक में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब क्या पाया जाता है। बेसिकली आपको पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से फोर्स लगते हैं जिनको आप नाभिकीय बल कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इस नाभिक के विखंडन से क्या होता है या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब एक नाभिक दो भागों में टूटता है उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। और जब दो छोटे नाभिक जुड़ते हैं क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से क्या होता है, तो आपको पता है दोनों ही प्रक्रिया में बहुत विकट मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग हम किस में लेते हैं, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाने में। तो जो भी आपके हाइड्रोजन बम होते हैं, परमाणु बम होते हैं, इनमें नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया ही होती है। तो इस प्रकार आपको मैंने ये बता दिया, क्लास 11th और 12th का ये पूरा इतना सा ही सिलेबस है। कुछ छोटे छोटे पार्ट्स और भी हैं जिनके साथ ही जुड़े हैं, लेकिन ये मेजर पार्ट है जो आपको पूरा पढ़ना है क्लास 11th और 12th में। अगर मैं बात करूं तो ये क्वांटम फिजिक्स आपको क्लास 12th में पढ़नी है,
मैकेनिक्स आपको क्लास 11th में पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स भी आपको 11th में पढ़नी है, जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक यानी पूरी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ये पढ़ना है हमें क्लास 12th में। ऑप्टिक्स भी हमें पढ़नी है 12th में, जबकि ऑक्सीलेशन एंड वेव्स ये पढ़ना है हमें 11th में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपको इस 11th वालों को क्या क्या पढ़ना है और 12th वालों को क्या पढ़ना है, ये मेजर पार्ट है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आएंगे, जिसमें हम एक एक पार्ट में डिस्कस करेंगे इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, और उसी के साथ हम एक टॉपिक बाय टॉपिक, एक पर्टिकुलर क्लास वाइज क्लास, एक सीक्वेंस में एक एक वीडियो आपके साथ अपलोड करते जाएंगे और आप यहां से एक बेहतर नोट